वायरस की आड़ में लोगों को बना रहे हैं निशाना। बचने में ये कुछ टिप्स आएंगे बहुत काम। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण को रोकने में लगी है, तो दूसरी तरफ हैकर्स लगातार फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। हाल ही में WHO ने कहा था कि हैकर्स इस मुश्किल स्थिति का फायदा उठाकर फिशिंग अटैक को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में गूगल के सेफ्टी सेंटर ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए हैं, जिनके उपयोग से यूजर्स अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकेंगे। तो आइए इन सेफ्टी टिप्स पर डालते हैं एक नजर। ट्रस्टेड सोर्स चेक करें। अधिकतर हैकर्स सरकारी संगठन की पहचान चुराकर आपको ठगने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में आपको सरकार की आधिकारिक साइट पर जाकर उसमें दी गई जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और बैंक से जुड़ी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हैकर्स इस तरह की जानकारी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि आपका बैंक कभी भी आपसे आपकी ईमेल आईडी, पिन कोड, अकाउंट नंबर और पासवर्ड नहीं पूछता है। दान देने से पहले फंड की जरूर करें जांच। अगर आप भी कोरोना फाइटर्स की मदद करने के लिए दान देना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको डोनेशन फंड की जांच करनी चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत सारे फर्जी डोनेशन फंड एक्टिव है जो लोग को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर ना करें क्लिक। अगर आपको व्हाट्सएप या फेसबुक पर मैसेज के साथ लिंक आता है, तो उस पर भूल कर भी क्लिक ना करें। हैकर्स ऐसे लिंक के जरिए लोगों का डाटा चोरी करते हैं। इंटरनेट का ले सहारा। यदि आपके पास वायरस से जुड़ा मैसेज या फिर ईमेल आता है, तो सबसे पहले उसके बारे में ऑनलाइन सर्च करें। इससे आपको उस मैसेज या ईमेल की सही जानकारी मिलेगी, जिससे आप ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकेंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार की PIB इस समय फैक्ट चेक का काम कर रही है और लोगों तक सही जानकारी पहुंचा रही है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज जिस विषय में मैं बताने जा रहा हूं वो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन और हर्ड इम्यूनिटी। कोरोना वायरस का संक्रमण भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ता ही जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में संक्रमण के शुरू होने के बाद अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन और हर्ड इम्यूनिटी के सवाल सामने आने लगे हैं। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के मुताबिक भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति अभी नहीं आई है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन है क्या? कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या वायरस से संक्रमित देश की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार हो जाता है। यह संक्रमण का तीसरा स्तर होता है। इस स्तर के बाद बड़े पैमाने पर संक्रमण के फैलने की आशंका रहती है। कैसे होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन? ICMR के अनुसार कोरोना वायरस फैलने के 4 चरण हैं। पहले चरण में वो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए जो दूसरे देश में संक्रमित होकर भारत में आए। यह स्टेज भारत पार कर चुका है, क्योंकि ऐसे लोगों से भारत में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैल चुका है। दूसरे चरण में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलता है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो किसी न किसी ऐसे संक्रमित शख्स के संपर्क में आए जो देश यात्रा करके लौटे थे। तीसरा चरण कम्युनिटी ट्रांसमिशन का होता है। इसमें ट्रांसमिशन के स्रोत का पता चलना मुश्किल होता है।
किसी महामारी का चौथा चरण भी होता है जब संक्रमण स्थानीय स्तर पर महामारी का रूप ले लेता है। हार्ड इम्यूनिटी है क्या? अगर कोई बीमारी आबादी के बड़े हिस्से में फैल जाती है और इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करती है, तो जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरोधक गुण विकसित हो जाते हैं। उनमें वायरस का मुकाबला करने से लेकर सक्षम एंटीबॉडीज तैयार हो जाता है। कैसे होता है हार्ड इम्यूनिटी? जैसे जैसे ज़्यादा लोग इम्यून होते जाते हैं वैसे वैसे संक्रमण फैलने का खतरा कम होता जाता है। इससे उन लोगों को भी परोक्ष रूप से सुरक्षा मिल जाती है जो ना तो संक्रमित हुए और ना ही उस बीमारी के लिए इम्यून है। इंसानों के किसी झुंड, अंग्रेजी में हर्ड, के ज़्यादातर लोग अगर वायरस से इम्यून हो जाएं तो झुंड के बीच मौजूद अन्य लोगों तक वायरस का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और एक सीमा के बाद इसका फैलाव रुक जाता है, मगर इस प्रक्रिया में समय लगता है। साथ ही हार्ड इम्यूनिटी के आइडिया पर बात अमूमन तब होती है जब किसी टीकाकरण प्रोग्राम की मदद से अति संवेदनशील लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली जाती है। एक अनुमान के अनुसार किसी समुदाय में कोविड-19 के खिलाफ हार्ड इम्यूनिटी तभी विकसित हो सकती है जब तकरीबन 60% आबादी को कोरोना वायरस संक्रमित कर चुका हो और वे उससे लड़कर इम्यून हो गए हैं। हर 5 में से 4 लोग अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद भी संक्रमित नहीं होते हैं तब संक्रमण का नियंत्रण रखा जा सकता है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी संक्रामक है। आमतौर पर 70 से 90% आबादी का इम्यून होना जरूरी होता है हार्ड इम्यूनिटी के स्तर तक पहुंचने के लिए। अगर कोई संक्रामक बीमारी है जिसका वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है लेकिन वयस्कों में उस संक्रमण को लेकर पहले से इम्यूनिटी मौजूद है, तब भी ये बच्चों या फिर कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को संक्रमित कर सकता है। खसरा, गलगंड, पोलियो और चिकन पॉक्स कुछ ऐसी संक्रामक बीमारियां के मामले में वैक्सीन बनने से पहले यह देखा जा चुका है। कुछ दूसरे वायरस जैसे फ्लू के वायरस में समय के साथ बदलाव होता रहता है, इसलिए पुराने एंटीबॉडी जो इंसान के शरीर में तैयार हुए होते हैं वो काम नहीं आते हैं और फिर से इंसान संक्रमित हो जाता है। फ्लू के मामले में यह बदलाव 1 साल से भी कम समय में हो जाता है। अगर कोविड-19 के लिए जिम्मेदार सोर्स कोविड-2 दूसरे कोरोना वायरस की तरह ही है, जो फिर हम इन इम्यून होने वाले लोगों के कुछ महीने या साल तक संक्रमित नहीं होने की तो उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।